बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोदन। होना तो ये चाहिए था कि काम इंसान होता तो इस किस्म के फैसले के बाद 10 साल की सजा, सियासी करियर की परेशानी, तो वो परेशान हो जाता, घबरा जाता, तरले मिन्नत के ऊपर उतर आता। लेकिन इस मामले के बाद तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी नया कटा खोलने पर उतर आए हैं। मैं आपको वो खबर देने से पहले एक और दो चीजें और बताना चाहता हूं। नंबर 1 कि इस फैसले का कोई बोझ उठा पाएगा। आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि यह फैसला कितना मजबूत है। कोर्ट रिपोर्टर है साकिब बशीर, वो लिखते हैं दिन 12:20 पर साइफर केस का फैसला सुनाया गया। तहरीरी फैसला अभी तक जारी नहीं हो सका जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। हालांकि उमूमी तौर पे ट्रायल कोर्ट फैसला सुनाते हुए फैसले की कॉपी मुल्जिमान के हवाले उसी वक्त कर देती है। जज साहब ने फैसला तो सुना दिया, फैसला क्या सुनाया है, क्यों सुनाया है, अब जाहिर है उसका कुछ जवाब भी तो ढूंढना है। नंबर 1 टाइम ये लग रहा है। नंबर 2, इस फैसले को लेके अगर FIA का प्रोसिक्यूटर जो इमरान खान के खिलाफ केस जो है वो साबित कर रहा था, अगर वो ये कहे कि बहसीयत वकील मुझे अफसोस है जिस तरह एक साबिक वजीर आजम के मुकदमे को हैंडल किया गया, यानी इमरान खान को जो टीम सजा देना चाहती थी उसका प्रोसिक्यूटर ये कह रहा है। आगे चलते हैं। इरफान कादिर जो है वो मुशीर वजीर रहे PDM की हुकूमत में और इमरान खान के बड़े सख्त नाकिद हैं और उनके खिलाफ खुल के बोलते रहे हैं। वो इरशाद आरिफ साहब के शो में बैठे हुए थे और वहां पे 92 न्यूज के ऊपर, और उनके शो के अंदर बैठ के उन्होंने कहा मैं भी फैसला चूंकि आया ही नहीं है, पढ़ नहीं सका, लेकिन मैं इस बुनियाद के ऊपर, वो कहते हैं ना कि इंसाफ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं इस फैसले की इब्तदाई तौर पर सुन के आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि ये फैसला जो है ये अपील के अंदर खत्म हो जाएगा। अब अंदाजा करें कि इमरान खान के नाकिद भी इस फैसले का दिफा नहीं कर पा रहे। आगे चलते हैं। अब एक और मुहिम ये बनाई जा रही है, जिस तरह इमरान खान ने आज बयान जारी करके अपने वोटर्स को कहा था पुरअमन रहें और 8 फरवरी को जुल्म का बदला वोट से ले, ठप्पे के जरिए ले। लेकिन इमरान खान के मुखालिफिन को यही तो परेशानी है कि उल्टा इस फैसले पे तहरीक इंसाफ का वोटर पहले से ज्यादा गुस्से में होगा और वो इंतकामी तौर पे भी ठप्पे लगाएगा और लगवाएगा। अब दूसरी तरफ का बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है और उन जो लोग ग्राउंड्स के ऊपर नहीं है, जो ना अवाम में जा रहे हैं, मैंने खुद सर्वे किए हैं, अवाम में होते हैं, आप देखते भी हैं हमारे वीलॉग्स जो हम जलसों में जाते हैं या बाकी जगहों पे जाते हैं। अब टीवी के जरिए एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, मजे की बात यह है कि टीवी से पहले भी बयानिया नहीं बना और अब भी नहीं बनेगा। वो टीवी के जरिए बयानिया ये बनाने की, देखे जी इमरान खान की सजा से तहरीक इंसाफ को बहुत फायदा और नुकसान होगा। वजह यह है कि वोटर्स और फॉलोअर्स जो हैं वो उनका मोराल डाउन हो जाएगा क्योंकि इमरान खान की तो सियासत में एंट्री बंद हो गई है। ये बात सलीम साफी, सोहेल बड़ाए, चुमर चीमा, ये सब लोग कहते हुए दिखाई दिए। देखिए, इमरान खान की हुकूमत खत्म होने से बड़ी मायूसी तो नहीं हो सकती थी। तो क्या इमरान खान का वोटर मायूस हो गया? नहीं, पहले से ज्यादा इतनी मकबूलियत पाकिस्तान में हुकूमतें गिरने पे किसी को नहीं मिली जो इमरान खान को मिली है। आगे चलते हैं। तहरीक इंसाफ तो मुकाबला करती नजर आ रही है, इन तमाम तर रुकावटों के बावजूद उनके लोग डटे हुए हैं। अब अगली खबर सुन लीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने जा रही है। और वो क्यों? कि उनको इंतखाबी निशान अलॉट हो जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तारीफ ये है कि जी वो इंतखाबी निशान अलॉट करें तो हम उसको सियासी जमात मानते हैं। तो वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के वहां पे जाएंगे और कहेंगे जी हमें इंतखाबी निशान करें और हमें सियासी जमात बना दें, तो इसकी बुनियाद के ऊपर हमारे जो MNA इलेक्ट होके आए वो तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो जाएं। अब इस सिलसिले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बताया गया, कल मोरखा 31 जनवरी को बैक वक्त इस्लामाबाद और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जनरल बॉडी इजलास तलब कर लिया गया है और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के निकात समेत
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तंजीमी मामलात ज़ेर गौर आएंगे। मैं आपको बता देता हूं, सैयद विरसक जो हमारे भाई हैं उनको इस्लामाबाद में मरकज में कन्वीनर एक बार फिर बैरिस्टर गौहर को नामजद किया जाएगा, इंटर पार्टी इलेक्शंस होंगे और यह बहाना भी खत्म कर दिया जाएगा। अब अगली खबर सुन लीजिए। मैंने चूंकि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जी वो तोशा खाना का फैसला भी आया, बस उसकी वजह यह थी कि 342 का बयान बुशरा बीबी का रिकॉर्ड हो गया। लेकिन खबर सुने जरा, इत्तलात ये हैं कि आज दावा किया जा रहा है कि जज मोहम्मद बशीर जो है वो अचानक से बेहोश होकर अदालत के अंदर, खुरम इकबाल जर्नलिस्ट लिखते हैं, इत्तलात है कि तोशा खाना केस की समाअत के दौरान जज मोहम्मद बशीर अचानक बेहोश होकर गिर गए, जिस पर उन्हें फौरी तौर पे अडयाला जेल के ही अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। अब खबर यह है कि रात 8 बजे जज साहब जो है उनकी बीमारी की वजह से समाअत कल तक मुलतवी करनी पड़ गई है। हम चलें, किसी ने यह कहा कि पहले तो यह सुनते थे कि मुलजिम बीमार हो जाते हैं, इमरान खान के केसेस में जजेस बीमार हो रहे हैं। और ये जो जज साहब है, सॉरी, इन्होंने बाकायदा दरखास्त दी थी और ये कहा था कि उनको छुट्टी दी जाए। वजारत इंसाफ ने कहा नहीं, आप सेहतमंद है, आप आए इमरान खान को सजा सुनाएं। तो अब वो आ गए हैं। लेकिन इत्तलात मेरे पास ये है कि बुशरा बीबी का 342 का बयान रिकॉर्ड हो गया है और इमरान खान का 342 का बयान आज रिकॉर्ड होना था। जिस तरह कल जज साहब ने वो रात तक चलाई थी, आज यही प्लान था और यही आना था, लेकिन वो तबीयत की वजह से उसमें चेंज आ गया है। तो अब इमरान खान का 342 का बयान कल रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके बाद जो है वकला सफाई गवाहान की फहरिस्त अदालत में पेश करेंगे। अच्छा, इस दौरान आज अदालत में 6 बार वक्फा किया गया। इमरान खान के वकला ने वहां पे अदालत के सामने वही जो जिस तरह साइफर में तमाशा लगाया गया है, अपना जिरा का हक बहाल करने की दरखास्त दायर की, लेकिन अदालत ने उस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया और इमरान खान ने कहा कि मैं गवाहों के ऊपर खुद जिरा करना चाहता हूं, आपने हमारा हक दिफा खत्म किया है और मैं ये चाहता हूं कि आप हमारा हक जिरा बहाल करें। उनका जज साहब, क्या आपने भी आज ही सजा का ऐलान करना है? जिस तेज रफ्तारी से ट्रायल हो रहा है, लगता है सारे फैसले आज होने हैं। अब उनका जज बशीर से मुकालमा हुआ तो जज बशीर ने कहा नहीं, आप परेशान ना हो और जैसा खुद उसके ऊपर बीमार हो। फिर इमरान खान ने कहा कि हमारे पास तोशा खाना की असल कीमत आई है, मैंने उसलिए जिरा करनी थी ताकि झूठे गवाहों को एक्सपोज कर सकता। आपने जल्दी जल्दी में सब कुछ किया, मुझे मौका मिलना चाहिए था कि अपना दिफा कर सकूं। उनका साबिक वजीर आजम पर इल्जाम लगाया गया कि उसने ऑफिस बॉय के जरिए अरबों रुपए की बदउनवानी की। अच्छा, ये सारी बातें थी, लेकिन जिसको मैं ये कह रहा हूं, कटा खुलने वाली बात। अब इमरान खान से आज पूछा गया, पहले इमरान खान की बात बताता हूं फिर शामिद कुरैशी साहब की। इमरान खान से पूछा गया कि वजीर आजम हाउस से साइफर चोरी किस तरह हुआ। तो आज चूंकि उन्होंने पहले कह दिया था कि जनरल बाजवा ने चोरी करवाया, तो इमरान खान ने जवाब दिया मुझे एक एडीसी पर शक है जिसने साइफर चोरी किया, यानी अपने स्टाफ में से। तो सहाफी ने पूछा कि आप एडीसी का नाम बताना पसंद करेंगे? तो इमरान खान का देखें, मुझे एडीसी समेत 3 लोगों पर शक है, नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि सिर्फ शक था। और फिर इमरान खान ने बताया जिस तरह जज उनको सजा सुना के अबुल हसन जुल्करनैन गए। इमरान खान ने कहा कि जज साहब तो ऐसे भागे जैसे 100 मीटर की रेस में भागते जीत जाते हैं, इनको तो ओलंपिक्स में होना चाहिए। और फिर उन्होंने जज मोहम्मद बशीर को कहा मेरी बीवी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है और उसको जलील किया जा रहा है, और मैं बार बार कह रहा हूं मेरी बीवी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि आपका दुश्मन भी नस्ली होना चाहिए। अच्छा, फिर इमरान खान ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब जनरल फैज हमीद को डीजी ISI के ओहदे से हटाया गया तो इन सब ने मिठाइयां बांटी और मुबारकबादें दी। अच्छा, अब ये तो मामला है जो इमरान खान ने वहां पे गुफ्तगू की और फिर उन्होंने शामिद कुरैशी और परवेज इलाही की तारीफ की और कहा कि जो मुश्किल में खड़ा रहता है वही असल वफादार होता है। जिस तरह शाह महमूद कुरैशी खड़ा रहा, मैं उसको खिराज तहसीन पेश करता हूं, चौधरी परवेज इलाही को मान गया हूं। उसके बाद उन्होंने कहा जनरल कंवर जावेद बाजवा ने मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश एक्सटेंशन लेने के लिए की थी और उनका बाजवा चाहता था कि नवंबर में उसको एक और एक्सटेंशन मिल जाए और शहबाज शरीफ ने बाजवा को एक्सटेंशन की यकीन दहानी भी करा दी थी। तब आखिर में नवाज शरीफ ने आके बाजवा का जो पत्ता है वो काट दिया। अब आते हैं इस बात की तरफ कि शाह महमूद कुरैशी क्या कह रहे हैं।
ایک تو شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میچ فکس تھا اور ان کا وہاں پہ جو ہے وہ فیصلہ سنانے سے پہلے ہی سارا کچھ جو ہے 342 کا بیان بھی نہیں لیا گیا. ان کا ہمیں یہ تو پتا تھا کہ فیصلہ کیا آنا ہے، لیکن جس بھونڈے انداز سے آیا اس کا ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، اور یہ تو بھٹو والے کیس سے بھی آگے چلے گئے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ہم اس کو چیلنج کریں گے، اور شاہ محمود قریشی نے کہا جج صاحب فیصلہ سنا کے باقاعدہ عدالت سے بھاگ گئے، اور کہا ہمیں پہلے ہی پتا تھا مجھے اور عمران خان کو باہر رکھنے. اور پھر انہوں نے کہا میں اپنی خوشی کے ساتھ اور اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے اڈیالہ جیل میں آیا ہوں، اور میرا موقف یہ ہے کہ ملک اس طرح نہیں چلے گا یہ، اور ملک میں صحیح سمت میں چلانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ سیاستدانوں کو قربانی دینا پڑے گی. پھر ان کا ہم توقع کرتے ہیں کہ اس فیصلے کا رد عمل جو ہے عوام وہ 8 فروری کو ووٹ کے ذریعے دیں گے. اب ان کا میں اگر عمران خان سے بے وفائی کرتا تو آج میں بھی ان کی ڈارلنگ ہوتا، لیکن اب انہوں نے جو خطرے کی گھنٹی بجائی اور کٹا کھولنے والی بات جیسے عمران خان کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ایک اور تہلکہ خیز بیان دوں گا. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں. پھر جس طرح وہ پروسیکیوٹر کہہ رہے تھے کہ مجھے افسوس ہوا، شاہ محمود قریشی کے مطابق جو اسٹیٹ ڈیفنس کونسل ہیں، یعنی جو عدالت نے وہاں پہ سرکاری وکیل مقرر کیے، قریشی صاحب کے مطابق سرکاری وکیل بھی یہ کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ انہوں نے بھی ایسی زیادتی کبھی نہیں دیکھی. اب سائفر کو لے کے انہوں نے کہا کہ دیکھیں سائفر آنے کے بعد کہتے تعلقات خراب ہو گئے جی ہمارے. ان کا سائفر آنے کے بعد یہ جو موجودہ امریکی سفیر ہیں میرے ساتھ انہوں نے 2 ملاقاتیں کی، برطانیہ یورپی یونین کے سفارتکار بھی ہمیں ملے. آخر سفارتی تعلقات خراب ہو گئے تھے تو یہ لوگ ہمارے ساتھ مل کیوں رہے تھے؟ اصل سوال تو یہ ہے، اور یہ بات بالکل جائز ہے اور یہ سوال اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. اب اگر عمران خان اور شاہ محمود قریشی ابھی ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک اور چیز کریں گے، تو میرے خیال سے اب نیا جو ہے وہ کٹا کھلنے والا ہے. اچھا، اب اس ساری صورتحال میں آئی ایم ایف کی بھی انٹری ہوئی ہے، اور آپ جانتے ہیں ایک تو آئی ایم ایف نے پیسے دینے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم نے ایف بی آر کے اندر بھی وہ اکھاڑ پچھاڑ کی ہے. نمبر 2 صورتحال یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے بتایا ہے کہ رواں مالی سال پاکستان کی معاشی ترقی کی جو رفتار ہے وہ سست روی کا شکار رہے گی. ہم یہاں پہ وزیر اعظموں کو نکال رہے ہیں، ہم صورتحال کو اور طرح سے انٹرٹین کر رہے ہیں، لیکن عالمی مالیاتی فنڈ نے یہ بتایا ہے کہ اس سال پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے اس کی رفتار 2% رہنے کا امکان ہے. اور آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ پچھلے سال یعنی 2023 اکتوبر کے اندر اسی آئی ایم ایف نے ہمیں بتایا تھا کہ ہماری معاشی ترقی کی شرح 2.5% رہے گی. تو جو 2.5% رہنی تھی اس کو بھی انہوں نے کم کر کے 2% کے اوپر پریڈکٹ کیا ہے. تو اس سے اندازہ لگا لے اور ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. ہم وزیر اعظموں کو کسی کو آؤٹ کرنے کے چکر میں، کسی کو سزا سنانے کے چکر میں اور کسی کو پھانسی سنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. یہ ہماری ترجیحات ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.